बीजेपी ने की सदस्यता अभियान की समीक्षा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बनाए अपनी विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्य। 2 अक्टूबर से शुरू होगा दूसरा चरण। अगले साल बजट सत्र में सशक्त भू कानून का प्रस्ताव लाएगी धामी सरकार। सीएम धामी ने कहा, भू कानून के मुद्दे पर सबकी भावनाओं के अनुरूप करेंगे समाधान। दून रेलवे स्टेशन बवाल, व्यापारियों के गुस्से को भांपने में चूका पुलिस तंत्र। 4 घंटा कर रहा जाम। केदारनाथ यात्रा की रफ्तार तेज, दर्शनार्थियों की संख्या 12 लाख पार। 10 मई को खुले थे मंदिर के कपाट। देहरादून में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ दूसरे प्रदेशों से तस्करी करने वालों पर रहेगी नजर। पुलिस ने कई टीमों का किया गठन। और बदला मौसम का मिजाज, राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सुप्रभात। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। 9वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल डे का आगाज हो चुका है। इसके पहले दिन की संध्या कार्यक्रम में बॉलीवुड के कई एक्टर्स डायरेक्टर्स ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने अनुभव लोगों से साझा किए, साथ ही अवार्ड भी वितरित किए। कार्यक्रम के आयोजक राजेश शर्मा ने फिल्मों को लेकर उत्तराखंड का भविष्य बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 9वां फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल मनाया जा रहा है और आने वाले समय में उत्तराखंड नॉर्थ इंडिया में फिल्म डेस्टिनेशन व टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर आगे आने वाला है। तो 9वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल डे का आगाज हो चुका है। आपको बता दें, पहले दिन इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा इसमें शामिल हुए। और फिल्मी कलाकारों ने अपने अनुभव इस कार्यक्रम में साझा किए। जैसा कि ये उनका है, तो यहाँ पे गोल्डी मसाले का स्टॉल लगा हुआ है। गोल्डी मसाला पिछले 9 सालों से इस देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रही है। और जो देहरादून के टैलेंटेड और जो यहाँ के कलाकार हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट कंपनी करती है। और आगे भी किसी कलाकार को आगे बढ़ाने के लिए कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो गोल्डी फैमिली साथ में है। और जैसा कि गोल्डी मसाला 1980 की कंपनी है, 43 साल कंपनी को हो गए हैं। 43 साल की जनवरी में कंपनी आज बहुत ट्रमेंडस ग्रोथ करके बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंची है। आज हमने एशिया का नंबर 1 प्लांट कानपुर में दादरानगर में लगाया हुआ है और वहां पे नए नए प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक केचप हमने लॉन्च किया है, तो अभी केचप के साथ साथ हमारा होम केयर डिवीजन भी आ गई है। होम केयर डिवीजन में डबल इंजन जो डिटर्जेंट और पूरी रेंज हमारे साथ अभी अवेलेबल है और हम नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाके जा रहे हैं। और एक ग्रुप, हमारा गोल्डी ग्रुप जो है, बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ा। सिर्फ देहरादून वालों को नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि भारतवर्ष के जितने भी फिल्म के शौकीन हैं, फिल्म से कोई भी संबंध रखते हैं, उनको आना चाहिए ये फेस्टिवल देखने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी सी फिल्म्स, बहुत सारी फिल्में यहाँ दिखाई जा रही हैं। जो कि देखिए, कहते हैं कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है कि हमारे बीच क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, उसका असली रूप सिनेमा हमको दिखाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए, ज़रूर आइए। इसकी 2 फायदे हैं। एक तो आप फिल्में देखेंगे, सिनेमा से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये देवभूमि है और टूरिस्टिक प्लेस है, बहुत ही सुंदर। जब मैं एयरपोर्ट से यहाँ आ रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, मुझे मेरे वतन कश्मीर की याद आ रही थी कि जैसे ऐसा लग रहा था कि भाई देखो, ये है, ये स्वर्ग है। तो जैसे आपके मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये देवभूमि है, उसके अलावा ये स्वर्ग है, तो आप फिल्म्स के साथ साथ स्वर्ग का भी दर्शन कीजिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए, ज़रूर आइए, देहरादून फिल्म फेस्टिवल को एंजॉय कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। भूमि उत्तराखंड में मुझे आके बहुत अच्छा लगा और श्राद्ध चल रहे, तो मैं अपने तमाम जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनको मैं याद करती हूँ, नमन करती हूँ। और
फेस्टिवल में आके मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि हर छोटी जगह पे एक शुरुआत होती है और ये 9th एडिशन है देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। इसके पीछे जो लोग भी लगे हुए हैं उनको मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि अब सवाल ये है कि दर्शकों को आना चाहिए। पता पड़ा हम ही बैठे देख रहे हैं 3 फिल्में, तो हम बॉम्बे में भी कर सकते थे, पर सबको आना चाहिए क्योंकि बहुत मन से इन लोगों ने फिल्म फेस्टिवल को किया है। तरह तरह की फिल्म होंगी, तरह तरह के विषय होंगे, ऐसा मौका मिलता नहीं, तो सब लोग आए देखें, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ये 9वां वर्ष है, सब उसे मैं अभिनंदन देता हूँ और ख़ासकर शर्मा जी को, ओके, जिन्होंने ये क्या बोलते हैं संकल्प लिया है, और राजीव शर्मा जी जो पिछले 9 वर्षों से सतत ये फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करते आ रहे हैं। और उत्तराखंड में ये फिल्म फेस्टिवल 9 साल से हो रहा है, जिसमें फीचर फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इस प्रकार की सारी फिल्मों की जो विधाएं हैं वो आजकल ऐसा है कि फिल्म पहले जो देखने को मिलती थी वो कहीं से उसकी एक डीवीडी लाओ या वीसीआर के ज़माने से बाहर की या पश्चिम के देशों की या विश्व का सिनेमा देखने के लिए हमको बहुत तकलीफें उठानी पड़ती थी। आज सबसे पहले मैं शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने 9th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो आज देहरादून में रखा है। आज हमारा इंटरनेशनल टूरिज़्म डे भी है और बहुत अच्छी जगह पे उन्होंने ये प्रोग्राम रखा, क्योंकि देहरादून उत्तराखंड हमारी टूरिज़्म स्टेट मानी जाती है। मैं उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जितने भी आज सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आए हैं, डिग्नेटरीज़ उत्तराखंड में ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरीके से पिछले 2 साल 2.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिल्म पॉलिसीज़ को ट्वीक करते हुए इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया है, जिस तरीके से उन्होंने फिल्म लोगों से चर्चा करके स्टेट में इंकरेज किया है फिल्म निर्देशकों को और डायरेक्टर्स को यहाँ पे आने के लिए, उत्तराखंड में फिल्म बनवाने के लिए। हमको पिछले 2 साल में कई अवार्ड स्टेट को मिले हैं। इसका भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमारा 9वां फिल्म फेस्टिवल है। 9 साल हो गए हम लोगों को करते हुए, और जैसे भी उत्तराखंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको देखते हुए तो ये लगता है कि आने वाले टाइम में नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन और फिल्म डेस्टिनेशन उत्तराखंड ही बनने वाला है। और उसका हमें अंदाज़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने फिल्म ये फेस्टिवल स्टार्ट किया था इन 2015 में, तो हमारे पास सिर्फ 20 या 25 फिल्मों की एंट्रीज आई थी। अब मोर देन 500 फिल्म्स की एंट्री हैं और नियर अबाउट 100 फिल्म्स तो हमारी उत्तराखंड की बनी हुई फिल्म्स हैं, और जिसमें से करीबन 20-30 फिल्में हम लोग इस समय यहाँ पर 3 दिनों में दिखा भी रहे हैं, और जिसमें हम देश की, विदेश की, केरला, तमिलनाडु, मुंबई बेस्ड फिल्म्स हैं, यूपी, एमपी एंड इंटरनेशनल फिल्म्स का भी हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 3 डेज़ 27, 28, 29 सितंबर सिल्वर सिटी एंड तुलाज में, और एंट्री इसकी बिल्कुल फ्री है। रुक करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कोटद्वार में शनिवार को दुगड्डा ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने शहर में एक जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान दुगड्डा ब्लॉक की सहायक बाल विकास अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सही पोषण और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है, ताकि समाज के सभी वर्ग के बच्चों के पोषण का महत्व समझ सके और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली प्रदान कर सकें। विभाग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन कर रहा है, जो कि अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। उसी के तहत आज जो है कोटद्वार नगर निगम में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के साथ मिलकर ये एक पोषण रैली का आयोजन किया गया, जो कि एक जन जागरूकता रैली है। क्या नाम है? मेरा हाँ जी, ये बाल विकास विभाग परियोजना दुगड्डा के द्वारा पोषण रैली का आयोजन किया गया था, क्योंकि ये हमारा पोषण माह चल रहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो इसमें हमारे जितने भी लाभार्थी वर्ग होते हैं, जैसे 0 से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती, धात्री एवं किशोरी बालिकाएं जो होती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके पोषण को लेकर के एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इस अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता कर आगामी 30 सितंबर को हल्द्वानी बाजार की बंद की घोषणा की गई है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन लगातार व्यापारियों का शोषण कर रहा है। पीड़ित व्यापारियों को दबाव में लेकर उनके प्रतिष्ठान तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। व्यापारी समाज अतिक्रमण या सड़क चौड़ीकरण का विरोध नहीं करता है, लेकिन जिला प्रशासन सभी व्यापारियों को बैठाकर सर्वसम्मति बनाने के बजाय दबाव में लेकर अलग अलग व्यापारियों से वार्ता कर दबाव की राजनीति पर उतारू है।
जो हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पे व्यापारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, उन पे दबाव की राजनीति खेली जा रही है, उसका हल्द्वानी क्षेत्र का समस्त व्यापारी घोर विरोध करता है। देखिए, अतिक्रमण का सबसे पहले हम खुल के कहते हैं कि हम अतिक्रमण के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है, सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, आप कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो 70-70, 80-80 साल से काबिज हमारे व्यापारी हैं, उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ करके, उनके घरों की रोजी रोटी बंद करके यदि प्रशासन चाहेगा कि हम हल्द्वानी का सौंदर्यीकरण के, तो वो कभी नहीं होगा। ये चौड़ीकरण के उपलक्ष्य में बाजार बंद का आह्वान हो रहा है, जो गलत तरीके से, गलत रवैये से लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पूर्व यहाँ HM विद्यालय में यहाँ मीटिंग हुई थी, डीएम साहिबा आई थी, उन्होंने उस वक्त कहा था कि 10 मीटर पे हम राजी हैं। आज उस बात पे राजी नहीं है, आपको कहते हैं हम 12 मीटर लेंगे। अब इन्होंने खुद ही तय नहीं किया कि हम 10 में जाएं, 12 जाएं, व्यापारी सब ऐसे परेशान हो रहे इन बातों से। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रामनगर क्षेत्र के मोहल्ला भवानीगंज इलाके में आदर्श रामलीला समिति के तत्वाधान में चल रही रामलीला का शुक्रवार को लक्ष्मण परित्याग एवं भगवान श्री राम का वैकुंठ वास की लीला के मंचन के बाद विधिवत रूप से समापन किया गया। रंगमंच पर कलाकारों द्वारा दिखाए गए अभिनय से जहां एक और आपको बता दें दर्शकों में कलाकारों का उत्साह बढ़ाया, वहीं कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी खोई हुई संस्कृति को बचाने का संदेश दिया गया। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी एवं कोतवाल अरुण कुमार सैनी द्वारा कलाकारों को पुरस्कृत भी किया गया और रामलीला समिति के कार्यों की प्रशंसा करने के साथ कलाकारों द्वारा रामलीला की भी जमकर प्रशंसा की गई। अब यह हमारी आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज है, जो 51वां वर्ष इस बार चल रहा है रामलीला को, और आज हमारी रामलीला का अंतिम दिवस है। और अंतिम दिवस जो यहाँ पर हमने दिखाया है कि कलाकारों के माध्यम से दर्शकों को जो यहाँ पर आज हमने जो अभिनय किया है कि लक्ष्मण परित्याग और भगवान श्री राम का वैकुंठ वास की लीला का मंचन किया गया। उसके बाद पुरस्कार वितरण के बाद आज के इस साल की वर्ष की रामलीला का समापन किया गया। वैकुंठ वास की लीला जो हमारे इस रंगमंच पर दिखाई जाती है, वो शायद ही मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, कि उत्तराखंड के किसी भी रंगमंच पर यह वैकुंठ वास की लीला का आज तक मंचन नहीं हुआ है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने कई वर्षों तक भगवान राम का अभिनय किया। इसके अलावा भी मैंने कई अभिनय किए, लेकिन आज तक जो वैकुंठ वास में भगवान राम का जो अभिनय किया, वो मेरे गुरु ने आज तक करीब 40-45 सालों से लगातार वो करते आ रहे थे। लेकिन मुझे इस बार सौभाग्य है कि करीब 32-33 साल बाद पहली बार वैकुंठ वास की जो भगवान की लीला है, उसमें मुझे भगवान राम की भूमिका करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपने गुरुओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस बार मुझे इस लायक समझा कि इस भूमिका में मुझे उतारा। और निश्चित तौर पर आज जो दर्शकों ने भी अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, तो निश्चित तौर पर कलाकारों में भी खुशी है। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में और सुंदर लीलाओं का मंचन किया जाए। और रामनगर की जो हमारी रामलीला है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में अपनी कला की धूम मचा चुकी है। अब रुक रहे हैं अगली खबर का। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक तानाशाही रवैया करते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आगामी 30 सितंबर को हल्द्वानी में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस द्वारा महिला अपराध, बढ़ती नशा तस्करी, भ्रष्टाचार और विधायक की उपेक्षा को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम तय किया गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि वी इंटर कॉलेज से डीएम कैंप कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता पहुंचेंगे। अधिकारियों का इस प्रदेश में आम जनमानस के लिए बन चुका है। बात विधायक की नहीं है। विधायक के पद की गरिमा जो होती है, उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन जनता के साथ जो दुर्व्यवहार इस सरकार ने करा है, प्रशासन कर रही है, जिस भ्रष्टाचार में संलिप्त ये प्रशासन पूरी तरीके से है, उसके विरुद्ध और जो आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, महिलाओं की सुरक्षा की हम बात करें और नशे के व्यापार की बात करें, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्यापक हमने देखा गौला पुल पे, स्टेडियम की बदहाली, ISBT, जू, रिंग रोड, अनेक मुद्दों को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम ये आह्वान कर रहे हैं। 30 तारीख को भारी से भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद होंगे और जो आक्रोश है वो यहाँ से देहरादून तक एहसास उसका सरकार को आह्वान किया है। और हम सभी मिलकर जो आज नैनीताल जनपद के प्रमुख मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, और जो आज कुमाऊं के आपदा है, भ्रष्टाचार है,
बेरोजगारी है, पलायन है, ये मुद्दे तो हमारे यथावत। हमने इस बारे में कई बार विभिन्न पटलों पर और सार्वजनिक मंचों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से आवाज़ को मुखर रूप दिया है। लेकिन यहाँ के जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम है आज वो किस बदहाल स्थिति में है। राष्ट्रीय नेशनल गेम की बात सरकार करती है, पिछले वर्षों से नेशनल गेम ये करा नहीं पाए हैं। और गौला नदी का पुल आज ध्वस्तीकरण की कगार पर है, ध्वस्त हो चुका है। हम चाहते हैं कि इसको 4 लेन बनाया जाए। हमारा कहना है कि जू की इन्होंने घोषणा की थी, आज वो जू कहाँ है, कहाँ गायब हो गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। खनस्यू थाना में युवक के साथ पुलिसकर्मी द्वारा की गई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोषी पुलिसकर्मियों पर अभी तक कोई FIR तक नहीं हुई है। ऐसे में आज राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ओखलकांडा क्षेत्र के पार्क में हनुमान चालीसा और उत्तराखंडी गानों के साथ पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें किया जा रहा राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू की मांग है कि थाने में पीड़ित मनमोहन के साथ जिन भी पुलिसकर्मियों ने मारपीट की उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते तब तक उनका आंदोलन आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। पुलिस लगातार गुमराह करने का काम कर रही है। जो भी ये गुमराह करने में लगातार शुरू से लेकर अब तक, एक व्यक्ति ने FIR दी, फिर उसने FIR क्यों वापस ली, उस पर 420 कायम करो। अगर इसने पैसे मांगे तो इस पर 420 कायम करो। सत्य हमेशा सत्य रहता है, लेकिन पुलिस लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, खेल खेल रही है चूहे बिल्ली का, और उस खेल में हम इसको नहीं फंसने देंगे। मैंने इसीलिए पहले दिन तहरीर दी है। मैंने जो तहरीर दी है उस पर पुलिस मुकदमा दर्ज करे, हम आंदोलन खत्म कर देंगे। अगर उसमें 3 पुलिसकर्मी हैं और तीनों उत्तराखंड, ओखलकांडा को माओवादी, ओखलकांडा को नशेड़ी, ओखलकांडा को भंगेड़ी, भीमताल। ये क्या है भैया? ये राज्य पहाड़ के वासियों को तुम गाली दोगे, विकास नहीं करोगे, पैसा तुम कमाओगे, भ्रष्टाचार तुम करोगे, और हमारे लोगों से कहोगे नशेड़ी भंगेड़ी है। भाई चरस कौन बेच रहा, पगलेट कौन कह रहा है? तो हम इन सब बातों पर नहीं जाना चाहते हैं। हमारी एक सूत्री मांग है कि पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करो, उनके खिलाफ 307 का मुकदमा बनता है। मेरे पास 20 तारीख की जो घटना हुई थी उस दिन से आज तक पुलिस के द्वारा आश्वासन ये मिला गया है कि उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। ये गुमराह किया जा रहा है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे को मुकदमा दर्ज चाहिए और न्याय। सादिक हुसैन, विनोद यादव और कश्मीर कमनोज। कब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां डीजीपी अभिनव कुमार जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, जिसके बाद उन्होंने एक निजी होटल में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान शहर के गणमान्य लोगों ने डीजीपी के समक्ष नशा, यातायात, महिला अपराध, रफ ड्राइविंग सहित तमाम समस्याओं को रखा। इस दौरान विधायक किच्छा तिलक राज बेहड़ ने जनपद में ओवरलोडिंग और सड़क हादसों को लेकर ये समस्याएं गिनाई। और हमारा देखिए यही प्रयास रहेगा कि ये देखिए एक निरंतर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं ये कह दूं कि मान लीजिए 31 दिसंबर जब कोई विभाग का हेड आकर बैठ जाए, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था हो, ये आपसे विनम्र निवेदन मैं करूंगा सनातन सभा की ओर से आपका यहाँ आने पर बहुत एक संदेश जाता है अपने आप में, तो वो संदेश आपने देने का प्रयास किया है। और जान आने की जितनी होती है प्रदेश देवभूमि जो है ये पिछले 24 साल में जब से राज्य बना है, यहाँ पे बहुत अप्रत्याशित यहाँ समृद्धि आई है, यहाँ रोजगार बढ़ा है, यहाँ इंडस्ट्री आई है, टूरिज्म बढ़ा है, यहाँ तीर्थाटन बढ़ा है, और उसकी वजह से बाहर के अपराधियों को ये लगने लगा था कि प्रदेश में आसानी से आके हम क्राइम कर सकते हैं, और ये एक छवि बन रही थी कि हमारा प्रदेश सॉफ्ट टारगेट। तो ये जो गलत फहमी हमारे प्रदेश के बारे में बनी, ये हम सबके लिए चिंता का विषय। और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस बात का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में उत्तराखंड हमारी देवभूमि ना तो बाहर के अपराधियों के लिए शरण स्थली बननी चाहिए और ना उनके लिए किसी प्रकार की कर्म भूमि। निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी
एक तो बड़ा कोई अपराध होता है तो उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो और तुरंत खुलासे की प्रयास किए जाए, और यदि उसमें बाहर के या कहीं के भी बड़े बदमाश लिप्त हैं और जिनका कि पूर्व आपराधिक इतिहास है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्या या तो वो स्वर्ग सिधारेंगे या अस्पताल जाए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग सबसे जो कानून के दायरे में रहते हुए, ये भी नहीं कह रहा कि कानून का उल्लंघन करने की बात है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए जो हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो की जाए। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।